अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं इंसेफेलाइटिस और ये है पार्ट 2। सेरिब्रल डिस्फंक्शन की जो है वो पार्ट 2 है। What is encephalitis? Encephalitis is defined as a syndrome of neurological dysfunction caused by inflammation of brain parenchyma. इंसेफेलाइटिस किसको कहा जाता है? इंसेफेलाइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किसको कहते हैं? पेरेन्काइमा हम कहते हैं कि जो ब्रेन के अपने नॉर्मल फंक्शनल सेल्स होते हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसको हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। यानी इंसेफेलाइटिस, इंसेफिल का मतलब होता है ब्रेन एंड इसके अलावा लाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ब्रेन की जो पेरेन्काइमा है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। Encephalitis is inflammation of the active tissue of the brain caused by an infection or an autoimmune response. अब इंसेफेलाइटिस क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन जो ब्रेन की पेरेन्काइमा होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ईदर ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन या तो किसी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से क्या मुराद है कि हमारी बॉडी की अपनी या तो नॉर्मल फ्लोरा या अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी मौजूद होती है और वो एंटीबॉडी आके हमारी अपनी बॉडी की एंटीबॉडी जो है वो आके वो हमारी ही ऑर्गन को डैमेज करती है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। या इस वर्ड को हम इस तरह से समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गई है और हमारी बॉडी ने उस इन्फेक्शन के लिए कोई ऐसी एंटीबॉडी बनाई है जो कि ब्रेन की जो सेल्स है उससे थोड़ी मिलती जुलती है, वो फॉरेन पार्टिकल्स। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की अपनी एंटीबॉडी वो उस फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के बजाय हमारे ब्रेन का जो उससे मिलती जुलती जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। फिर क्या कह रहा है कि द इन्फ्लेमेशन कॉजेज द ब्रेन टू स्वेल विच कैन लीड टू हेड एक, स्टिफनेस, सेंसिटिविटी टू लाइट, मेंटल कन्फ्यूजन एंड सीजर्स। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या है कि ब्रेन जो है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हेडेक होता है, नेक स्टिफ होती है, सेंसिटिविटी टू लाइट यानी जिसको हम फोटोफोबिया एंड मेंटल कन्फ्यूजन और सीजर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस इंसेफेलाइटिस के कहते हैं कि इस इंसेफेलाइटिस के जो है वो दो टाइप्स है। सबसे पहले आ रहा है प्राइमरी इंसेफेलाइटिस। प्राइमरी इंसेफेलाइटिस कौन सा होता है कि वो इंसेफेलाइटिस कि फ़र्ज़ करे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो है वो बॉडी में आके डायरेक्ट ब्रेन को डैमेज करती है और उसकी वजह से इंसेफेलाइटिस हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी इंसेफेलाइटिस। सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस किसको कहते हैं कि अगर बॉडी में किसी दूसरे एरिया के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है और उसकी वजह से वो वहाँ से जो है वो उस इन्फेक्शन का पार्टिकल्स जो है वो यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्टिकल थ्रू सर्कुलेशन के ज़रिए ब्रेन तक आए और वहाँ पर इन्फेक्शन कोस कर दे, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस। अकर व्हेन एन इन्फेक्शन स्टार्ट एल्सवेयर इन द बॉडी एंड देन ट्रैवल टू द ब्रेन, और फिर इसके अलावा ब्रेन में अगर वो ट्रैवल करे तो इसको हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। कॉजेज़ ऑफ इंसेफेलाइटिस क्या हो सकती है? कॉजेज़ ऑफ इंसेफेलाइटिस आती है जैसे कि ईदर या तो इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस होगा या डायरेक्ट इन्फेक्शियस इंसेफेलाइटिस। अब इसमें क्या फ़र्क है, या इसके अलावा वायरल इंसेफेलाइटिस। Infectious encephalitis can be caused due to virus and bacteria. It is further categorized and direct viral encephalitis and indirect encephalitis. अब इसमें आ रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट इंसेफेलाइटिस में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसेफेलाइटिस में अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो डायरेक्ट इंसेफेलाइटिस हम उसको कहते हैं कि फ़र्ज़ करें बैक्टीरिया आती है डायरेक्ट ब्रेन में तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंसेफेलाइटिस। Include direct of the central venous system can caused by many viruses and bacteria, especially intracellular bacteria such as mycoplasma pneumoniae, parasite and fungi, जो डायरेक्ट ब्रेन में आ जाती है। वायरल इंसेफेलाइटिस कौन सी है? वायरल इंसेफेलाइटिस रेफर टू द acute inflammatory process of the brain parenchyma due to viral infection. Following are the virus which cause encephalitis. अब इसमें ये तमाम वो वायरस हैं जो इंसेफेलाइटिस, लेकिन याद रहे मोस्ट कॉमनली जो इंसेफेलाइटिस वायरल की वजह से होता है उसको हम कहते हैं हर्पेक्स
सिम्प्लेक्स, ये वो वायरस है जिसकी वजह से जो है वो इंसेफेलाइटिस होता है। हर्पेक्स वायरस जो है ये मोस्ट कॉमनली वायरल इंसेफेलाइटिस कोज करने वाला जो है वो ऑर्गेनिजम्स है। इसमें क्या होगा, साइन सिम्टम्स क्या मिलेंगे, जैसे कि फीवर हो गया, इसके अलावा हेडेक हो गया, सीजर्स का आना, नेक स्टिफनेस, अनस्टेडी वॉकिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन, बल्जिंग इन सॉफ्ट स्पॉट यानी जो फॉन्टिनल्स वगैरह है ये बल्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आना, नोजिया, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, और ये तमाम जो साइन सिम्टम्स हैं ये वायरल इंसेफेलाइटिस के अंदर जो है वो होती है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्रेन बायोप्सी करते हैं, वायरल कल्चर करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट हम करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, यूरिन एंड स्टूल कल्चर, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी एंड स्पूटम कल्चर और सीरोलॉजी। ये तमाम टेस्ट हम जो है वो इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। फिर हम आते हैं हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या कहती है कि वायरल इंसेफेलाइटिस की एसाइक्लोविर हम देते हैं, इस मोस्ट कॉमनली हर्पेक्स सिम्प्लेक्स के अंदर और वेरिसिला जोस्टर वायरस के अंदर। इसके अलावा गैनसिक्लोवर प्लस ये हम किसके अंदर देते हैं, साइटोमेगेली इंसेफेलाइटिस में, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम देते हैं एप्स्टीन बार वायरस में, और ओसेल टेमिविर जो है ये हम देते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर हम देते हैं। फिर इसके अंदर आती है ये तमाम ड्रग्स वगैरह है जो कि हम बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस के अंदर देते हैं, जैसे कि बोर्टिनिला बेसिलिफॉर्मिस हो गया, इसमें जो है वो क्लोरमपिनोकोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये आती है, बोर्टिनिला हेंसिलाई जो डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो ये क्या है, ये जो है वो इसकी बैक्टीरिया वगैरह है कि कौन सी बैक्टीरिया में हम जो है वो कौन सी मेडिसिन हम देंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है कि प्रोवाइड क्वाइट इन्वायरमेंट टू न्यूनेट एंड इन्फेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टिमुलेशन, प्रोवाइड फ्लूइड इन ऑर्डर टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, provide cold compression if the body temperature is equal to more than 38 फ़ारेनहाइट से अगर ज़्यादा होती है या इससे अगर ज़्यादा होती है तो हम इसको जो है वो कोल्ड कंप्रेशन करवाते हैं। इनकी फैमिली को हम जो है वो एजुकेट करवाते हैं कि आपने इसको कौन कौन से जो है वो खुराक देना है, जैसे कि फ्रूट हो गया, इसके अलावा ब्लूबेरीज हो गई, चिरीस हो गया, चेरी हो गई, टोमेटोस हो गया, वेजिटेबल, ये चीज़ें देनी है। इसके अलावा गुड हेल्थ केयर जो है वो हमने रखना है, और ओरल केयर, क्योंकि जो है वो एंटीबायोटिक चल रही है ना। इनकरेज फैमिली टू इन्वॉल्व इन चाइल्ड केयर, इसके अलावा हम जो फैमिली से इसको भी हम जोर देते हैं ताकि आप भी जो है वो बच्चे की ट्रीटमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे, ताकि बच्चे को कोई जो है वो इस तरह से महसूस ना हो। प्रोवाइड मील इन स्मॉल पोर्शन एंड इनकरेज टू ईट स्लोली, ऑब्जर्व द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये कौन सी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। और ये जो चीज़ें हैं ये तमाम वो है जो कि मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सीजर्स के बारे में कि व्हाट इज सीजर, सीजर हम किसको कहते हैं। Okay, definition of seizure. A seizure occurs when the brain function abnormally result in a change in moment, attention or level of awareness. Seizures हम किसको कहते हैं, seizures के बारे में ये कह रहा है कि जब भी हमारे ब्रेन की जो फंक्शन है ये एबनॉर्मल हो जाए, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलती है, एबनॉर्मल मोमेंट मिलता है, अटेंशन मिलता है, और इसके अलावा लेवल ऑफ अवेयरनेस। इससे मुराद ये है कि जब भी सीज़र होती है तो इसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो अवेयरनेस है, ये बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाती है। Different types of seizures may occur in different part of the brain and may be localized, affect only one part of the body or widespread affecting the whole body. देखो जो सीजर्स हैं ये दो टाइप्स की होती है, एक होता है जनरलाइज सीजर्स एंड एक होता है फोकल सीजर्स। जनरलाइज सीजर्स में होता ये है कि आपके जो दोनों हेमिस्फेयर्स है वो इसमें इन्वॉल्व होती है और थ्रू आउट द ब्रेन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही होती है। जबकि फोकल सीजर हम कहते हैं कि ब्रेन के किसी एक हेमिस्फेयर के किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर जो है वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, और वही हमें ये बताती है कि कौन से एरिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। सीजर्स में भी occur or for many reasons, especially in children's. Seizure in newborns may be very different than seizures in toddlers, school age children and adolescents. अब देखो सीजर जो है वो हर
न्यूनेट की सीज़र अलग होती है, स्कूल एज की हो गई, टोडलर्स के हो गए, और इसके अलावा जो यंग चिल्ड्रंस होती है इनकी सीज़र जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सीज़र स्पेशली इन अ चिल्ड्रंस हु हैज़ नेवर हैड वंस कैन बी थ्रेटनिंग टू द पेरेंट्स और केयर गिवर। फ़र्ज़ करें अगर एक बच्चा है उसको पहले कभी भी सीज़र नहीं हुआ है और अगर उसको अचानक से जो है वो फिट स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी पेरेंट्स और प्लस उसका जो केयर गिवर है वो जो है वो एक मुश्किल दौर से गुजरना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उनको जो है वो बहुत फ़िक्र होना स्टार्ट हो जाती है। बाय डेफिनीशन न्यूनेटल सीजर्स अकर ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड फॉर अ फुल टर्म इन्फेंट। द फर्स्ट 28 days of life most occur in the first 1 to 2 days to the first week of baby's life. Premature or low birth weight babies are more likely to suffer neonatal seizures. इससे मुराद ये है कि न्यूनेटल सीज़र हम उसको कहते हैं यानी पैदाइश से लेकर 28 दिनों तक के बच्चों में अगर सीज़र हो जाती है तो उसको हम न्यूनेटल सीज़र कहते हैं, जबकि प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो प्री मेच्योर न्यूनेट्स होते हैं या प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनके अंदर सीज़र का आना जो है वो बहुत मोस्ट कॉमन होता है। टाइप्स ऑफ सीजर्स इन चिल्ड्रंस। There are several types of different types of seizures in children's. Pediatric seizures can be categorized as broad two types होती है। इसके दो तरह के होते हैं, एक होता है फोकल सीजर्स एंड एक होता है जनरलाइज सीजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकल सीजर्स के बारे में। पीडियाट्रिक फोकल सीजर्स टेक प्लेस व्हेन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन फंक्शन अकर इन वन और मोर एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द ब्रेन। यानी फोकल सीजर हम उसको कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो किसी एक हेमिस्फीयर तक महदूद होती है। फोकल सीजर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड पार्शियल सीजर्स। फोकल सीजर्स को हम पार्शियल सीजर्स भी कहते हैं। विद फोकल सीजर्स पार्टिकुलरली विद कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स द चाइल्ड में एक्सपीरियंस एन ऑरा बिफोर सीजर अकर्ड। अब देखो ऑरा हम किसको कहते हैं, ऑरा हम कहते हैं कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब हमें झटके आना स्टार्ट होते हैं तो हमें पहले से मालूम हो जाता है कि हमें झटके आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा का मतलब होता है कि झटके यानी फिट्स आने से पहले आपको जो है वो मालूम हो जाना कि मुझे जो है वो फिट्स होने वाले हैं। एन ऑरा इज़ अ स्ट्रेंज फीलिंग ईदर कंसिस्टिंग ऑफ विजुअल चेंजेस, hearing abnormalities or changes in the sense of smell. There are two subtypes of focal seizures to be aware. देखो ऑरा के बारे में ये कह रहे हैं कि इसमें जो है कि कोई ऐसी स्ट्रेंच फीलिंग होती है जैसे कि स्मेल आना, गंदी स्मेल आना, इसके अलावा हियरिंग एबनॉर्मलिटीज़ हो जाना और कोई ऐसी चीज़ का जो है वो आ जाना, विजुअल चेंजेस हो जाना, जिससे ये मालूम हो जाता है कि हमें जो है फिट्स होने वाले हैं। अब इसके अलावा ये कह रहा है कि देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ फोकल सीजर्स टू बी अवेयर। यानी फोकल सीजर्स के भी जो है वो दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल फोकल सीजर्स और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स। तो इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फोकल सीजर्स के बारे में। सिंपल फोकल सीजर्स इन चिल्ड्रंस टिपिकली लेस देन 1 मिनट। क्या होता है कि 1 मिनट से कम होता है। द चिल्ड्रंस में शो डिफरेंट सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व। यानी अब उसके जो सिम्टम्स वगैरह है वो हमें ये बताते हैं कि भाई कौन से एरिया के कौन से पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल हो गई है। द चाइल्ड मसल्स आर टिपिकली मोर कॉमनली अफेक्टेड। और जो बच्चे हैं उसके मसल जो है वो मोस्ट टिपिकली अफेक्टेड होते हैं। दिस सीजर्स एक्टिविटी इज लिमिटेड टू एन आइसोलेटेड मसल ग्रुप such as fingers or large muscles in the arms and legs. Consciousness is not lost in this type of seizures. The child may also experience sweating, nausea or become pale. देखो इसमें ये कहा गया है कि जब फोकल सीजर्स बच्चे को होती है तो इसमें किसी एक जो ग्रुप्स ऑफ मसल्स होते हैं उसको ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। इधर अब ये मसल जो है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल हो सकती है, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स भी हो सकती है, जैसे कि इसमें जो है वो फिंगर्स भी हो सकते हैं, इसमें जो है वो लार्ज मसल्स के ग्रुप भी हो सकते हैं जैसे कि आर्म्स और लेग्स के हो गए, तो ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें जो है वो कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता, यानी बच्चे की जो कॉन्शियसनेस है ये इसमें जो है वो लॉस नहीं होती। कॉम्प्लेक्स सीजर्स के अगर हम कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि complex focal seizures in children commonly occur in the temporal lobe of the brain, the area of brain that control emotion and memory function.
इसमें कहा गया है कि जो कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स है ये टेम्पोरल लोब में होता है, और टेम्पोरल लोब वो एरिया है जो बच्चे की इमोशन और उसकी मेमोरी को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो है वो इस बच्चे में आप जब बाद में देखेंगे तो ये बच्चा जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस भी लॉस कर देता है इसमें। दिस सीजर्स यूजुअली लास्ट बिटवीन 1 to 2 मिनट, यानी 1 या 2 मिनट तक होती है। इसके अलावा कॉन्शियसनेस इज लॉस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस सीजर में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस भी लॉस कर देता है। ड्यूरिंग दिस सीजर्स एन अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स कैन अकर इन चिल्ड्रंस, और इस जो सीजर्स है जिसको हम कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर कहते हैं, इसमें दूसरी तरह की भी जो है वो बिहेवियर चेंजेस आती है। जैसे कि जब ये सीजर स्टार्ट होती है तो इस बच्चे को गैगिंग होती है, गैगिंग आपने देखा होगा जिसको हम गैग रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा लिप्स मेकिंग का मतलब ये है कि जो लिप्स है इसको जो है वो ज़बान से काटना, या अपनी जो ज़बान है नहीं लिप्स को जो है वो दांतों से काटना, या अपनी ज़बान जो है वो इसको दांतों से काटना। ये इसके अलावा जो है वो अपनी जो लिप्स है इसको हिट करना। इसके अलावा स्क्रीमिंग जिसको हम कहते हैं यानी शाउट करना, क्राई करना, लाफ करना। व्हेन द चाइल्ड रीगेन कॉन्शियसनेस, जब बच्चा दोबारा जो है वो होश में आ जाता है तो बच्चे को ये मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ था। एंड इसके अलावा बच्चा क्या करता है, कंप्लेन करता है किस चीज़ के बारे में, यानी वो इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करता है कि मुझे जो है वो नींद आ रही है और मैं जो है वो तका तका सा लग रहा हूँ। और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, पोस्टैक्टल पीरियड हम इसको कहते हैं। इसके बाद आती है जनरलाइज सीजर हम किसको कहते हैं। जनरलाइज सीजर्स के बारे में आ रहा है कि जनरलाइज पीडियाट्रिक सीजर इन्वॉल्व बोथ साइड ऑफ द ब्रेन। इसमें जनरलाइज सीजर्स में जो है वो बोथ साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होती है इसमें। अब होगा क्या कि जब बोथ साइड ऑफ द ब्रेन इसके अंदर इन्वॉल्व होगी तो बच्चा अपना कॉन्शियसनेस भी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। बच्चे को क्या होगा, पोस्टेक्टल स्टेट भी होगा, क्योंकि जब बच्चा दोबारा होश में आएगा तो बच्चा ऐसे कहेगा कि मैं जो हूँ तका तका सा लग रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल सब टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर्स, ईच कॉमन ड्यूरिंग डिफरेंट एज ऑफ एडोलेसेंस एंड अकरिंग विद डिफरेंट सिम्टम्स। देखो जनरलाइज, जैसे कि हमने फोकल सीजर्स के बारे में कहा कि फोकल सीजर्स के जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, इसी तरह से जो जनरलाइज सीजर्स है इसके भी मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। और ये जो है वो डिफरेंट एज के लोगों में जो है वो डिफरेंट तरह की साइन सिम्टम्स होती है। तो इसको भी हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे कि कौन सी वो है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये सारे कौन से हैं जनरलाइज सीजर्स के जो है वो टाइप्स है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब आता है एब्सेंट सीजर कौन सा होता है। एब्सेंट सीजर वो सीजर होता है कि जब बच्चे को सीजर स्टार्ट हो जाती है, बच्चा जो है वो इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस नहीं करता, लेकिन इसमें होगा ये कि बच्चा जो है वो यानी बच्चा जो है वो आपको इस तरह से दिख रहा है। नॉर्मली जो दूसरे सीजर्स होते हैं इसमें बच्चा जो है वो बेहोश हो जाता है, लेकिन इसमें बेहोश नहीं होता। इसमें इसकी आंखें जो है वो बिल्कुल खुली रहती है, बच्चा जो है वो अपनी जगह पर टिका रहता है। लेकिन का एब्सेंस का मतलब ये है कि बिल्कुल अचानक स्टैंड खड़ा हो, यानी एकदम जो है वो आप उसको कहोगे कि उवैस वो क्या करेगा कि वो जो है वो आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो एब्सेंट सीजर हम उसको कहते हैं, और इसको हम जो है वो पिटेट-माल सीजर भी हम इसको कहते हैं। एटॉनिक सीजर, अब ये जो सीजर है ये उसी जो जनरलाइज सीजर है इसके टाइप से। एटॉनिक सीजर कौन सा होता है, एटॉनिक सीजर हम उस सीजर को कहते हैं जिसमें विद एटॉनिक सीजर्स इन चिल्ड्रंस ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉपिंग अ टैप। इसमें क्या होते हैं कि जो मसल्स वगैरह है, देखो मैं आपको अगर मैं समझाने लग जाऊं तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर सिंपल अल्फाज में हम इसको इस तरह से कहें कि जो एटॉनिक सीजर इसमें ये होता है कि जो बच्चे के मसल्स वगैरह है ये बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, इन बच्चा जो है वो लंपी बन जाता है, और अचानक अगर वो बैठा है तो भी गिर जाएगा, और अगर वो स्टैंड होता है तब भी जो है वो गिर जाता है। जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर में क्या होती है कि जर्की मोमेंट होती है। जर्की मोमेंट यानी सबसे पहले क्या करेगा कि अपने हैंड और इसके अलावा जो आर्म्स वगैरह है उसको सबसे पहले कंट्रैक्ट करेगा, और इसके बाद उसको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। एंड अगर हम मायोक्लोनिक की बात करते हैं तो मायोक्लोनिक में क्या होती है, जर्किंग मोमेंट हो रही होती है, यानी क्विक रिफर टू क्विक मोमेंट और सडन जर्किंग मोमेंट इसमें होती है। तो मायोक्लोनिक इसको हम कहते हैं।
Infantile spasm. These rare types of seizure disorder occur in infant from before 6 months of age. There is a high occurrence rate of these seizures when the child is awaking or when they are trying to go to sleep. This infant usually has brief period of movement of the neck, trunk or leg that lasts for a few seconds. देखो infantile spasm हम किसको कहते हैं? infantile spasm जो है ये 6 जो मंथ है इससे पहले होता है। एंड अगर आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब सोने लग जाते हैं तो उनकी जो ट्रंक हो गई एंड इसके अलावा जो इनकी लेग्स और इसकी नेक्स वगैरह है इसमें आपको जो है वो स्टिफनेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी और ये बच्चे जब उठ जाते हैं तब भी इनके अंदर होते हैं, तो इनफेंटाइल स्पाज्म हम इसको कहते हैं। दिस कैन बी सीरियस प्रॉब्लम्स एंड हैव लॉन्ग टर्म्स कॉम्प्लिकेशन। फेब्राइल सीजर्स आपने देखा होगा कि फेब्राइल सीजर कौन सी होती है? जब बच्चे में जब फीवर ज़्यादा हो जाता है तो हाइड्रोसिफिलस नहीं, जो हाइपोथैलेमस है उसमें क्या होगा कि वो जो जितने भी आपके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की जो एक्टिविटी होती है वो सबसे पहले आपके हाइड्रोसिफिलस में आती है। हाइड्रोसिफिलस से जो है ये जाती है ऊपर की तरफ, यानी सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है इसकी तरफ जाती है। देखो मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, इसको आपको जो है वो इससे सही समझ आएगा। फ़र्ज़ करें ये आपकी जो है वो हेड है, बस डायग्राम को जो है वो थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कीजिएगा। फ़र्ज़ करें ये आपकी जो है वो हेड है, राइट। हेड में होगा क्या कि ये जो एरिया है ये है हमारा हाइड्रोसेफेलस, राइट, ये है हाइड्रोसेफेलस। अब इस एरिया में क्या होगा कि फ़र्ज़ करें जितनी भी आपकी इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जो है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक और इस एरिया में आपका सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। जब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ब्रेन से यानी हाइड्रोसेफेलस जो है जब बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो होगा क्या कि जो हाइड्रोसिफिलस है ये बॉडी को देगा, बॉडी को मैसेज सेंड करेगा कि आप फीवर ज़्यादा करें क्योंकि बॉडी में जो है वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटी सिंपैथेटिक की होती है और पैरासिम्पैथेटिक की होती है उसको भी कंट्रोल करने वाला जो है ये आपका ये हाइपोथैलेमस है। तो ये हाइपोथैलेमस से फिर ऊपर की तरफ जो है वो इस तरह के न्यूरॉन गए होते हैं, इस पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक से इस तरह के जो है वो न्यूरॉन गए होते हैं। अब ये किस तरह पे है, ये जो है वो आपका ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया आपका कौन सा होता है? मोटर एरिया होता है और ये वाला एरिया जो है वो आपका सेंसरी एरिया होता है, जिसकी वजह से जब ये जो हाइपोथैलेमस है जब ये ऊपर की तरफ सिग्नल एबनॉर्मल भेजेगा तो आपके इस राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से भी नीचे की तरफ जो है वो एक्टिविटी क्या होगी? एबनॉर्मल हो जाएगी। जब यहाँ से भी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाएगी तो बच्चे को जो फिट्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फेब्राइल वगैरह है। इसके अलावा आप जो है वो इस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि ये पीपीटी है और आपको मालूम होता है कि हमें जो है वो एक एक वर्ड आपको समझाना पड़ता है। इसमें जब हम इसको वाइट बोर्ड पर करेंगे तो आपको सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि फेब्राइल सीज़र क्यों होता है और ये दूसरे तरह की जो सीज़र है ये क्यों होती है। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कॉजेज़ ऑफ सीज़र इन चिल्ड्रंस के अंदर हम सीज़र्स की जो काजेज़ वगैरह है इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑल्दो सीज़र्स हैव मैनी नॉन कॉजेज़ फॉर मोस्ट चिल्ड्रंस द कॉज रिमेन अननोन। बच्चों में सीज़र्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होती हैं लेकिन अब तक जो है वो कोई मालूम नहीं है कि कौन सी ऐसी काज है जो ये चीज़ करवाती है। इन मैनी ऑफ दीज केसेस देयर इज़ सम फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीज़र। इसके अलावा कुछ फैमिली हिस्ट्री ऐसी होती है जिनके अंदर ये सीज़र की बीमारी जो है वो रन कर रही होती है। द रिमेनिंग कॉजेज इंक्लूड इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम सच एज सेरिब्रल पैल्सी, हेड ट्रॉमा एंड मैनी अदर लेस कॉमन कॉजेज। इसके अलावा दूसरे अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, सेरिब्रल पैल्सी हो गई, हेड ट्रॉमा हो गया एंड दूसरे ऐसे कॉजेज़ भी होते हैं जिसकी वजह से जो है ये सीज़र बच्चों में होता है। About 1/4 of the children who are thought to have seizures are actually found to have some other disorders after a complete evaluation. इसके अलावा हर 4 में से एक बच्चे ऐसे जो लोग हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि इनको जो है वो सीज़र है, लेकिन हालांकि जब हम इसको कंप्लीट इनको हम इवालुएट करते हैं तो इनके अंदर दूसरे मसले हो रहे होते हैं। दीज अदर डिसऑर्डर इंक्लूड जैसे कि इनके अंदर चक्कर के आना,
ब्रीथिंग होल्डिंग स्पेल, जैसे कि नाइट टेरर। नाइट टेरर हम किसको कहते हैं, यानी नाइट टेरर हम कहते हैं कि नाइटमेयर्स वगैरह आना, बुरे ख्वाब आना, यानी डरावने ख्वाब आना। इसके अलावा माइग्रेन इनके अंदर होता है, एंड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस इनके अंदर मौजूद होती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर्स इन चिल्ड्रंस इज द फेब्राइल सीजर्स विच अकर व्हेन एन इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद अ हाई फीवर डेवलपमेंट। इसके अलावा बच्चों में दूसरे अहम काज वो होते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होना जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो फेब्राइल सीज़र का आना। तो ये वो काजेज़ हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि बच्चों में जो है वो, जैसे कि सेरिब्रल पैल्सी हो गई, इसके अलावा ट्रॉमा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, नाइट टेरर आना, फेंटिंग वगैरह का हो जाना, इसके अलावा फेब्राइल सीज़र का आना। तो ये वो काज है जिससे हमें ये मालूम होता है कि बच्चों में जो है वो सीज़र्स वगैरह है। अदर रीज़न फॉर सीज़र्स आर दिस, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ड्रग्स, मेडिकेशन, पॉइजन एंड डिसऑर्डर ब्लड वेजल्स, ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे भी जो है वो बच्चों को सीजर्स के चांसेस होते हैं। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीजर्स। योर चाइल्ड सिम्टम्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सीजर्स। जनरल टाइप्स ऑफ वार्निंग साइन ऑफ अ सीजर्स कैन इंक्लूड। अब डिपेंड करती हैं कि आपके बच्चे को किस तरह के जो है वो सीजर्स हो रहे हैं, जैसे कि स्टेरिंग यानी एक तरफ जो है वो बिल्कुल देखना, इसके अलावा जर्की मूवमेंट करना, आपकी बच्चे की जो बॉडी है वो स्टिफ हो जाना, बच्चे का जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाना। इसके अलावा जब बच्चे को सीजर होती है तो उस टाइम बच्चे की ब्रीथिंग स्टॉप हो जाना या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ सीज़र ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे जो है वो अपने ब्लैडर के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना जो है वो ख़त्म हो जाती है बच्चों की। इसके अलावा कुछ सीज़र ऐसे होते हैं जब बच्चों के ऊपर आती है तो अचानक से उसकी कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाती है, एलओसी भी ख़त्म हो जाती है। एंड इसके अलावा वो क्या करते हैं कि वो अचानक गिरना स्टार्ट हो जाती है। नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉइस और वर्ड फॉर ब्रीफ पीरियड। इसके अलावा बच्चों को जब सीजर होना स्टार्ट हो जाती है तो वो किसी भी आवाज़ की तरफ जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसके अलावा किसी तरह से जो आप उसको अगर आवाज़ देंगे तो वो किसी तरह से जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसके अलावा अपियरिंग कंफ्यूज और इन बेस, यानी वो कंफ्यूज रहते हैं जब वो अपने सीजर से जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा इनकी हेड रिदमिकली व्हेन एन एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, पीरियड ऑफ रिपीट आई ब्लिंकिंग। एंड इसके अलावा अगर सीजर्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है तो मैंने आपको कहा कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने टंग के ऊपर जो है वो दांतों को उससे चपाते हैं, इसकी ब्रीथिंग डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाती है, एंड वो जो इनकी सलाइवेशन के अंदर सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे हैं जैसे कि हम न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम करते हैं, ब्लड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट हम करते हैं फॉर ब्रेन, जैसे कि एमआरआई हो गए, इसके अलावा सीटी स्कैन हो गया। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ईईजी हम परफॉर्म करते हैं, एंड लंबर पंक्चर भी हम करते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि ब्रेन में कोई मसला तो नहीं है। फिर हम चलते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या कह रही है कि कॉमन ड्रग्स फॉर पार्शियल और टॉनिक क्लोनिक सीजर इंक्लूड कार्बामाजिपिन, कार्बाट्रोल और टेग्राल हो गई, फिनिटोइन जो कि डिलांटिन के नाम से आती है, एन वेल्पोराइड। तो ये तमाम जो है वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जो कि आप खुद ही भी पढ़ सकते हैं, इसमें जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में वो आती हैं कि आप जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो फिट्स आना जो है वो ख़त्म हो जाए। योगा एंड एपिलेप्सी, इसके अलावा वेगस नर्व स्टिमुलेशन हम करते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेशन हम क्यों करते हैं? वेगस नर्व स्टिमुलेशन हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि इसके अलावा कुछ ये पोजीशंस वगैरह हैं जो कि हम बच्चों को करवाते हैं। ये पोजीशंस वगैरह हमारे पास आते हैं जिसको अगर कोई बच्चे को सडन कोई फिट्स वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है तो हम किस तरह से जो है वो उसको पोजीशन देंगे। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के हम उसको जो है वो डेंजर से बचाते हैं, पेशेंट की सेफ्टी का हम अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। अब ये क्या है, ये उसके लिए एक निमोनिक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। उसमें ये क्या आती है कि रिस्पॉन्स सेंट टू हेल्प एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिफिब्रिलेशन। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं और पेशेंट को हम क्या करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये देखो ये पोजीशन जो है वो दी गई है किस तरह से बच्चे को। अच्छा, अगर ये पीपीटी आपको अच्छी लगी हो तो हमें जो है वो
फॉलो करना ना भूलिएगा। एंड इस पीपीटी में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।